हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ के इसकी तैयारी करते जाएँ। और जो आपकी क्वेश्चन की जो पैटर्न रहने वाली है 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस की, वो आप लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सारे सब्जेक्ट्स में 60% जो क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी 48 मार्क्स का। ठीक है, 80 में 48 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो आपने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी चैप्टर, तो आपको पता ही होगा फिजिकल चेंज क्या होता है। जो रिवर्स्ड हो जाए, यानी कि जो रिवर्सिबल होगा वो होगा फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें वाटर वेपर मिलता है। सही है, जब हम पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप बन के हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो फिर से जब बरसात आती है तो वही वाटर वेपर फिर से हमें वाटर के फॉर्म में मिलता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। फिर से हमें रिवर्स मिल गया, वाटर बॉयल हुआ, वाटर से फिर हमें वेपर हम फॉर्म किए, फिर वेपर से वाटर हमें मिल जा रहा है। तो ये फिजिकल चेंज है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर मिलता है। सही है, जब आइस मेल्ट होगा तो वाटर मिलेगा, फिर वाटर को फ्रीज कर देंगे तो फिर से वो आइस बन जाएगा, यानी फिर से ये रिवर्स हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये भी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। जब हम साल्ट को वाटर में घोलते हैं तो उससे क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है? नहीं, सब्सटेंस तो वही रहता है, नमक ही है, वाटर ही है, तो कोई नया सब्सटेंस में फॉर्म नहीं हुआ। तो ये भी फिजिकल चेंज होगा। ठीक, एक लास्ट ऑप्शन बच गया, तो ये हम लोग का आंसर होगा कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। एलपीजी ये फिजिकल चेंज नहीं होता है, ये केमिकल चेंज होता है। अब इसके पीछे का मैं आपको रीज़न भी बता दे रहा हूँ। ये जो कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये क्यों फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज क्यों है? तो जब पेट्रोलियम गैस को बर्न होता है, एलपीजी जो जिसमें हम अपना फूड बनाते हैं, भोजन बना रहे होते हैं, तो आप देखते हो कि उसमें बहुत सारा हीट भी होता है। तो हीट होने के कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड वो नया सब्सटेंस फॉर्म किया, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा वो फिर से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं बन सकता है। दैट्स वाई कि वो क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो एलपीजी गैस होता है, कंबशन ऑफ एलपीजी गैस, तो ये केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इन द रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है और आगे क्वेश्चन है नेम द कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीडाइज्ड और सेकेंड में दिया गया है रिड्यूस्ड। यानी कि इस रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा कंपाउंड रिड्यूस्ड हुआ है। तो देखो, ये जो ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन और रिड्यूस्ड का मतलब हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है कि ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन होता है वो या तो वो गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन लूज करेगा, यानी कि रिमूव होगा। और रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लॉस करता है और हाइड्रोजन गेन करता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमें देखना है कि इसमें या तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है या फिर गेन करना है, या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, वही देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे MnO2 है, तो इस MnO2 में ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, ये एक कंपाउंड हो गया MnO2। अब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेकिन ये जो रिएक्टेंट साइड है, अब प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो यहाँ से जो O2 यानी जो ऑक्सीजन है ये हट के यहाँ पे Cl2 लग गया, यानी ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया। तो जो ऑक्सीजन लूज करेगा, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन लॉस होगा, ऑक्सीजन लूज करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ यानी रिड्यूस्ड हुआ, वो कौन सा कंपाउंड हुआ, MnO2। तो जो MnO2 हो जाएगा वो रिडक्शन में हम रिड्यूस्ड में लिख देंगे। ठीक है, इस ये वाला कंपाउंड MnO2 रिड्यूस्ड में। तो रिड्यूस्ड का पता चल गया कि MnO2 होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला हो गया। अब इसको देखो, इसमें तो इसमें हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर देखो प्रोडक्ट साइड में, तो ये जो हाइड्रोजन है इधर यहाँ से हट गया, यानी क्लोरीन
यहाँ पे सिर्फ लिखा गया इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब कभी ऐसा किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन लॉस कर जाए, तो हाइड्रोजन जब लॉस होता है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे तो लॉस होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज्ड में हम कौन सा कंपाउंड लिखेंगे, HCl। तो इस वजह से यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडाइज्ड वाला का जो आंसर होगा वो क्या होगा, HCl। ठीक है, तो आंसर हमें पता चल गया, ऑक्सीडाइज्ड का HCl और रिड्यूस्ड का MnO2। समझ में आ गया। आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश। चाइना डिश का मतलब कोई चाइनीज़ डिश, कोई फूड नहीं हो गया। चाइना डिश एक कटोरा की तरह होगा। ठीक है, चाइना डिश एक कटोरा की तरह होता है, जैसे हम नॉर्मल कटोरा देखते हैं वैसे समझ लो। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो कॉपर पाउडर है तो इसके अंदर डाला जा रहा है और इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉपर पाउडर है यानी कि Cu। जब हीट किया जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा शामिल। ठीक है, हीट किया जा रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से हीट लिख देंगे। आगे लिखा गया है द डिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर। ये जो कॉपर पाउडर है ये किस कलर का दिया गया है, दे दिया गया है रेडिश ब्राउन। तो ये जो कॉपर पाउडर है ये रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये रेडिश ब्राउन टाइप में है। बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक सबस्टांस। तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सबस्टांस हमें मिल रहा है। ठीक है, एक ब्लैक कलर का सबस्टांस हमें मिलेगा। तो अब आप समझो कि जो कॉपर है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड CuO, यही मिलेगा। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लो। यहाँ पे अगर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा लो। अगर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, कैसे हम बैलेंस्ड करते हैं, पूरा चैप्टर मैंने समझाया हुआ है, आप जाके एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, कॉपर यहाँ फिलहाल 1 है तो यहाँ पर भी 2 कर दिए, तो कॉपर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन फिलहाल अभी निकाला है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या क्वेश्चन में किया हुआ है। क्वेश्चन में है कि वाई हैज़ द ब्लैक सबस्टांस फॉर्म। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का सबस्टांस हमें मिला तो ये क्यों बना ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉपर है इसका ये ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस वजह से ये ब्लैक कलर का सबस्टांस हमें मिला। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि द ब्लैक सबस्टांस हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर पाउडर। यहाँ पे जो कॉपर पाउडर है इसके ऑक्सीडेशन होने के कारण ये वाला जो ब्लैक सबस्टांस है ये हमें मिला है, फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बी पूछा गया है कि व्हाट इज द ब्लैक सबस्टांस। ये जो ब्लैक सबस्टांस है ये क्या है, तो ये कॉपर ऑक्साइड है, तो हम लोग लिख लेंगे द ब्लैक सबस्टांस इज कॉपर ऑक्साइड। ओके, इसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ये जो रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन के रूप में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दे, इसको बना दे इस इक्वेशन को थर्ड नंबर में। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है कि हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन। अब हम किस प्रकार से यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का हमें मिला है, ठीक है, ये एक सॉलिड है, तो इसको हम फिर से कॉपर के फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपर पाउडर के फॉर्म यानी रेडिश ब्राउन में हम कैसे इसको फिर से फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो CuO को अगर हम CuO को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दें, CuO को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो Cu है वो अलग हो जाएगा और ये जो H2O है ये एक साथ हो जाएगा यानी कि वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इससे कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है और H2 के साथ ये वाला ऑक्सीजन जो है वो लग जाता है। तो यहाँ पे देखो जो पहले का जो रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर था, पाउडर था, वो हमें फिर से मिल गया। तो बस यहाँ पे डी नंबर में हमें यही वाला जो इक्वेशन है वो लिख देना है। और आप इस तरह से लिख भी सकते हो कि दिस ब्लैक कोटिंग कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द ब्लैक कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड था इसको, इस वजह से हमें जो पहले का जो रेडिश ब्राउन कलर का जो भी यहाँ पे कॉपर था वो हमें कॉपर पाउडर वो मिल जा रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। अब चलिए बनाने के लिए हम सीखते हैं इस वाले क्वेश्चन को।
जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन दिया गया है P, Q एंड R आर थ्री एलिमेंट्स विच अंडरगो केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, जिसमें से ये जो P, Q, R 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन इक्वेशंस में ये इन्वॉल्व हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, P है, Q है या फिर R है। अब देखो, अगर P, Q, R कौन सा एलिमेंट होता, अगर एलिमेंट का नाम दिया हुआ रहता और रिएक्टिविटी सीरीज याद होता तो आप आसानी से बोल सकते थे कि ये एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि P, Q, R कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम नहीं पता। तो ये हम पता कैसे करेंगे कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इन इक्वेशंस को देख के हमें पता करना है कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा हुआ होगा, ये वाला यहाँ पे लेते हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ZnSO4 को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते थे तो हमें मिलता था ZnSO4, इस तरह से मिलता था। आपको ये वाला रिएक्शन याद होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो, और H2 भी इस तरह से निकलता है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो H है और ये जो Zn है, तो ये जो H है ये लेस रिएक्टिव होने के कारण ये जो Zn है इस H को हटा के इसके जगह पे आ जाता है, यानी कि डिस्प्लेस हो जाता है H के जगह पे Zn। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ZnSO4 है। सर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Zn जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, मोर रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन का ये जगह ले लेता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में क्या होगा कि यही चीज़ होने वाला है आगे। यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ पे P2O3 है, यहाँ पे Q2O3 है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो O3 तो है बट यहाँ से P हट गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो P है वो लेस रिएक्टिव है और ये जो Q है उस P के जगह पे आ गया है, यानी Q जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा या फिर एलिमेंट होगा। अभी मेटल है कि नॉन मेटल है वो पता नहीं है, ठीक है, वो बात का बात है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ में ये पता चल रहा है कि O3 है, तो ये तो मिल जा रहा है, बट यहाँ से ये जो P है वो हट गया। क्यों हटा? तो हटने का रीज़न यही है कि जो Q है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, P से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल गया कि Q जो है वो P से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, Q जो एलिमेंट है वो P एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, एक चीज़ हमें पता चल गया। अब चलो इस वाले इक्वेशन में देखो, तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे SO4 है, चलो ये सही है। यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है। ठीक है, तो ये देखो फिर से जब R Q के साथ यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इस Q के साथ रिएक्ट किया तो फिर R यहाँ से डिस्प्लेस कर लिया Q को। ठीक है, तो Q इस R के जगह पे आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, फिर से हमें ये पता चल रहा है कि जो R है वो लेस रिएक्टिव होगा, तभी यहाँ पे ये जो Q है इसके पास आ गया। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चल गया कि R भी जो है लेस रिएक्टिव है Q से। ठीक है, यानी कि Q जो फिर से है वो R से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि R के जगह पे Q आ गया, इस वजह से यहाँ पे Q भी मोर रिएक्टिव है, मतलब R भी छोटा हो गया, P भी छोटा आ गया। अब हमें ये पता करना है कि P और R में से लेस या फिर मोर रिएक्टिव कौन सा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब दिया गया है RO और P, तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो RO है और यहाँ पे PO है, मतलब P2O3 ये O है, तो यहाँ से देखो फिर R हट गया और P यहाँ पे लग गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फिर जो R है वो P से लेस है, मतलब यहाँ पे अगर R हट रहा है दैट मीन्स कि P क्या कर रहा है, R को डिस्प्लेस कर ले रहा है, R के जगह पे P आ जा रहा है। ठीक है, R यहाँ से हट गया, इसके जगह पे P आ गया। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चल गया कि P जो है वो R से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो R को वहाँ से हटा दिया, तो P यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ R से। ठीक है, P जो है वो R से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, Q जो है P से ज़्यादा रिएक्टिव है और Q जो है वो R से ज़्यादा रिएक्टिव है और P जो है R से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ तीन चीज़ों को पता करके आप ये समझो कि जो मोस्ट रिएक्टिव होगा इसमें से कौन सा होगा, P होगा, Q होगा कि R होगा।
तो देखो आर जो है यहाँ पे ध्यान दो, Q बड़ा है R से और P भी बड़ा है R से, ठीक है। इसका मतलब जो R होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो देखो ये जो B वाला आंसर है वो हम लोग का निकल चुका है, B वाला आंसर हम लोग का निकल चुका है कि इसमें पूछा गया था कि कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जो सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है, वो R है। तो B का आंसर जो है वो R हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि Q और P में से बड़ा कौन है, P और Q में से बड़ा कौन है। तो P और Q में से यहाँ पे आप देखोगे कि Q बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स कि जो Q होगा वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। R तो सबसे छोटा हो गया, तो अब R को देखना ही नहीं है, पता करना है P और Q में। तो P और Q में जो बड़ा है वो यहाँ पे देखो Q है। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में हम कौन सा लिखेंगे, Q था ना, तो यहाँ पे हम Q लिखेंगे, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में Q लिखेंगे। और इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यह किस तरह का रिएक्शन है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेस होता है कोई कंपाउंड से एलिमेंट, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका आंसर हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड वाला। समझ में आ गया होगा। पहले हम क्या किए, यहाँ पे देख लिए R जो है Q से भी बड़ा है, Q जो है R से भी बड़ा है और P भी R से बड़ा है। तो R सबसे छोटा हो गया, Q भी बड़ा है, P भी बड़ा है, तो R छोटा हो गया, सिंपल है। तो सबसे लेस रिएक्टिव R हो गया। अब P और Q बच गया, तो यहाँ पे दिखाया गया कि Q बड़ा है P से, तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव Q हो गया, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस की आगे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे। आज के लिए बस मैं आप लोग को इतना ही बताया हुआ हूँ, आगे दूसरे क्वेश्चंस की और भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।